नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। दरअसल आज अखिलेश यादव ने शंकराचार्य जी से मुलाकात की और शंकराचार्य जी से मुलाकात करके जब अखिलेश यादव निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत करके उन्होंने जो कहा वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा एसआईटी के जो प्रभारी हैं विजय विश्वास पंत, जो लखनऊ के मंडलायुक्त हैं, उन पर खुद धारा 420 और 465 का मुकदमा दर्ज है और जिस पर मुकदमा दर्ज हो वो तो सरकार जैसा चाहिए, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जो बता दिया जाएगा वो छाप देंगे, या हो सकता है कि सरकारी छाप के, मेरी बात को अन्यथा ना लें, हो सकता है सरकारी कोई छाप के दे दे और कहे इस पे दस्तखत करके प्रस्तुत कर देना। ये होता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो बहुत दिन पुरानी नहीं, जल्दी की कर लेता हूं। हाथरस रेप कांड की भी एसआईटी बनी। उसके बाद हाथरस में एक फिर भगदड़ मची कुछ दिनों बाद, जिसमें 125 लोग मरे, उसकी भी एसआईटी बनी। फिर कुंभ के भगदड़ की एसआईटी बनी। फिर अभी कल परसों नोएडा में एक बच्चा ही कहेंगे, आईटी का एक छात्र था जो नौकरी कर रहा था और गुड़गांव से वापस जा रहा था, पानी में डूबकर मर गया, उसकी एसआईटी बनी। अयोध्या में जब संजय सिंह ने आरोप लगाए चंपत राय पर का एक ही जमीन 10 मिनट में 15 मिनट में करोड़ों का हेर फेर, तब भी एसआईटी बनी। तो जो इतनी एसआईटी बनी, उनकी जो रिपोर्टें आई वो क्या कभी मीनू जी आपको पढ़ने को मिली या सार्वजनिक हुई? तो इस एसआईटी का भी सुपरविजन इन्वेस्टिगेशन टीम कर लेगी, स्पेशल हम हटा देते हैं, सब सुपरविजन कर देते हैं। लेकिन जो अखिलेश जी ने कहा कि एसआईटी के जब वो मुखिया हैं वो मुकदमे में हैं तो क्या होगा इस शास्त्र का? उधर गोपाल राव अपनी कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, गोविंद गिरी जी कह रहे हैं मैं क्यों इस्तीफा दे दूं, मेरे चेक पे दस्तखत नहीं थे, फिर कोषाध्यक्ष क्यों बने थे। चंपत राय जी कह रहे हैं कि मैं अभी मौन व्रत पर हूं। तो फिर भैया जब रात में आपसे कल शाम को गोविंद देव गिरी महाराज आए मिलने, तो क्या बातचीत की होगी मौन व्रत में? क्या लिख के की? वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए कि बात कैसे की, मौन व्रत वाला आदमी बात कैसे करेगा। और गोविंद देव गिरी महाराज जी गोपाल राव से भी मिले, तो क्या गोविंद देव गिरी महाराज छोटे कोषाध्यक्ष के पद पर हैं और चंपत राय और गोपाल राव आज भी बड़े पद पर हैं इस्तीफे के बाद? ये बड़ा सवाल है। मीनू जी, आज जो अखिलेश यादव और शंकराचार्य की मुलाकात हुई है उसे आप कैसे देख रही हैं? जी हाँ, देखिए जो ये अखिलेश यादव ने जो ये शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद से बात की है और जो ये शंकराचार्य हैं, ये जो 4 पीठ हैं, ज्योतिर्पीठ हैं, जो कि आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी, उनमें से जो यहाँ की ज्योतिर्पीठ है उत्तराखंड में नॉर्थ में जो पड़ती है, उसके वो अधिष्ठाता है, मतलब उसके जो पीठासीन है वो शंकराचार्य। तो उन शंकराचार्य से अखिलेश की जो ये मुलाकात है या जो उनसे जो उनका दर्शन करने वो पहुंचे हैं, मुलाकात तो क्या कहूंगी, दर्शन ही करेंगे, वो तो वो साधु है, तो उनसे आम आदमी की मुलाकात नहीं, दर्शन ही होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इस देश की राजनीति के हिसाब से और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति, अयोध्या कांड के बाद से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी करवट ली है। अब वो करवट क्या असर दिखाएगी, उसमें ये एक नया टिल्ट, एक ये नया ट्विस्ट आ रहा है अखिलेश यादव की शंकराचार्य जी से मुलाकात के बाद। देखिए, क्योंकि ये मसला धर्म से जुड़ा हुआ है और बीजेपी आज तक धर्म की राजनीति जो करती रही है, उसमें पॉलिटिशियंस के साथ साथ उन्होंने धर्म गुरुओं को भी जोड़ के इसको परवान चढ़ाया अपनी राजनीति को। विपक्ष के पास ऐसा कोई धर्मगुरु था नहीं जो कि इस मुद्दे पे उनका साथ देता। चांस की बात है कि आप सभी दर्शक, हमारे सुधी दर्शक, इस बात से बिल्कुल जागरूक होंगे, पता है उन सबको कि इस वक्त यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और ये जो शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद, इनका 36 का आंकड़ा चल रहा है और आपस में बहुत जबरदस्त एक तरीके की कहे कटुता है इन दोनों के बीच में। और इसी बीच में ये अयोध्या का चढ़ावा चोरी का कांड हो जाता है और उस चढ़ावा चोरी के कांड में ये चांस की बात है कि इसी समय अविमुक्तेश्वरानंद पधार जाते हैं लखनऊ नगरी में और वहां पे उनके लिए एक सुनहरा मौका जो अखिलेश यादव के पास एक राजनेता होने के नाते आया था,
और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस टाइम देखिए सपा का सबसे प्रमुख स्थान है विपक्षी दल में, तो उन्होंने उस मौके का बहुत ही अच्छा फायदा उठाया। अब अविमुक्तेश्वर आनंद, क्योंकि जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, हिंदू धर्म की राजनीति नहीं, बीजेपी हिंदू धर्म की राजनीति नहीं कर रही है, बीजेपी कर रही है हिंदुत्व की राजनीति। हिंदुत्व वो राजनीति है जिसमें कि हिंदू धर्म का राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल नहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। तो लेकिन और अविमुक्तेश्वर आनंद इसी राम मंदिर का जब इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, बगैर मुहूर्त के की थी और शिखर के बिना अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो यही अविमुक्तेश्वर आनंद जो थे शंकराचार्य, इन्होंने अकेले शंकराचार्य थे जिन्होंने पुरजोर विरोध किया था। दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा, इन्होंने यहां तक भविष्यवाणी की थी शंकराचार्य महोदय ने कि ये अधूरे मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, महान अनर्थ का कारण बनेगा। आप देखिएगा मेरी जो वाणी है और जो मैं शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं, और अगर आप निकाल भी सके निकालने वाले, तो जो आप अगर सर्च करेंगे उस टाइम के इंटरव्यूज, तो ये तो बहुत घोर अनर्थ की भविष्यवाणी कर रहे थे कि अधूरे मंदिर का, शिखर से रहित मंदिर है जिसका शिखर ही नहीं बना है और बगैर मुहूर्त के आप इसका और कर रहे हैं। और यही थे शंकराचार्य जिन्होंने सबसे पहले उठाया था ये मुद्दा कि मोदी तो पत्नी तो है ही नहीं, बगैर पत्नी के कैसे जजमान बैठेंगे वहां पे, तो मोदी को अधिकार नहीं है। ये सबसे पहले अभी शंकराचार्य थे। तो आज चांस की बात है कि वो शंकराचार्य प्रदेश की राजधानी में आ जाते हैं, पधार जाते हैं। और जो अखिलेश यादव ने जो इनके दर्शन किए हैं, ये इनका अब, क्योंकि उन्होंने एक सिग्नल दिया है इन अविमुक्तेश्वरानंद को कि भाई हमारा जो राम मंदिर की जो चढ़ावा चोरी का जो ये मुद्दा है, इसकी आड़ में जो हिंदुत्व का जो ये घिनौना खेल, जो राम के प्रति लोगों की आस्था के साथ जो घिनौना खेल किया गया है इस देश के कर्णधारों के द्वारा, उस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। और जो बात हुई होगी अभी उनकी आपस में, वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस लड़ाई को, जैसे कल भी मैं एक चैनल पे बोल रही थी कि भी क्या समाधान, तो उसमें यही था कि मतलब कि जो लड़ाई लड़नी है वो नेता नहीं लड़ पाएंगे इस लड़ाई को, चंदा चढ़ावा चोरी की। उसमें अगर अविमुक्तेश्वर आनंद जैसे एक सन्यासी का साथ मिल जाता है जो कि शास्त्रोक्त बातें करते हैं, जो शास्त्र में जो कहा गया है उसके हिसाब से बातें करते हैं, तो क्योंकि वो इस सारे मंदिर के घटनाक्रम से, और ये वो अविमुक्तेश्वरानंद है शिव कुमार जी, चांस की बात है कैसे कोइंसिडेंसेस बैठ रहे हैं कि राम मंदिर के मुकदमा जो चला उसमें इनके मठ ने और इनके गुरु ने, जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती थे, और इन्होंने बहुत सारे साक्ष्य जो जुटाए गए वो इन्हीं के द्वारा जुटाए गए थे, जिनको कि बाद में कोर्ट ने कंसिडर किया और जिनके बेसिस पे ये सारा जजमेंट आया था। तो अविमुक्तेश्वर आनंद तो वो व्यक्ति हैं कि जो इनमें से जितने भी ये ट्रस्टी बने बैठे हैं, जितना भी ये न्यास बना बैठा है, जो ट्रस्ट बना बैठा है, उनमें से कोई भी इतनी गहराई से नहीं जुड़ा हुआ है इस राम मंदिर से जितने की ये अविमुक्तेश्वर आनंद जुड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो इससे जो सबसे ज्यादा चोट जो पहुंची होगी वो इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद को पहुंची होगी। तो अगर इस वक्त इनके पर्दाफाश करने का, हिंदुत्व का जो राजनीति है उसका पर्दाफाश करने के लिए अगर अखिलेश यादव अविमुक्तेश्वरानंद का साथ मिल जाता है उनको, तो आप ये देखिएगा कि कोई बड़ी घटना इस प्रदेश की राजनीति में मेरे हिसाब से घट सकती है, करवट लेगी राजनीति, क्योंकि पब्लिक को जो कि ठगा हुआ महसूस कर रही है इस राम मंदिर की चढ़ावे की चोरी से, उनको अखिलेश में विश्वास हो या ना हो चाहे, लेकिन उनको अविमुक्तेश्वर शंकराचार्य में विश्वास जरूर होगा। तो जो पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते लेकिन धर्म को सपोर्ट करते हैं वो अविमुक्तेश्वर आनंद की वजह से, और जो पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की वजह से एकजुट एक झंडे के नीचे आ सकते हैं। क्योंकि ये जो चढ़ावा चोरी है इसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष चुप क्यों है, विपक्ष बोलता क्यों नहीं है। तो आज मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, जिसको अलायंस कहेंगे, वो उन्होंने ढूंढ लिया है, क्योंकि वो जो व्यक्ति शुरू से लेकर आखिर तक राम मंदिर से जुड़ा रहा, वो शंकराचार्य का साथ अगर मिल जाता है, तो जो इन्होंने अपने ट्वीट के आखिर में एक नारा दिया है, जो भाजपा का साथी वो राम घाती, मतलब वो राम का घात करने वाला है। देखिए, मतलब भाजपा से छीन लिया उन्होंने राम का, जो उन्होंने अब कॉपीराइट ले रखा था कि जी हमारे पास ये राम का कॉपीराइट। तो आपको ध्यान होगा बार बार कहते हैं कि आपका क्या लेना देना, आपका क्या लेना देना राम से, आपका क्या लेना देना।
हम है राम, मतलब हम है राम के ठेकेदार, तो जो हम कहेंगे और हम ही हैं, चाहे हम जय जय सिया राम के बजाय जय श्री राम कर दें, चाहे हम कुछ भी बोले, चाहे राम के नाम पे हम लोगों की लिंचिंग कर दें, जय श्री राम बोल के हम लूट मचा दें, जय श्री राम बोल के हम हुड़दंग मचाएं, हमारी मर्जी। उसको उसको जो आज जो अभी अखिलेश की इसमें कहा गया, जो भाजपा का साथी वो राम घाती, राम का घात करने वाला है वो, तो इसलिए ये एक बड़ा चुभता हुआ सा नारा है। इसमें जो आप जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे अखिलेश यादव की, उसमें एक पॉइंट उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जिम्मेदारी सिर्फ उसकी नहीं कि जिसको दी गई, बल्कि जिसने जिम्मेदारी दी उसकी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने मोदी को लपेट दिया है, प्रधानमंत्री को लपेट दिया है कि उन्होंने जिम्मेदारी दी थी इस ट्रस्ट को, मोदी के द्वारा ही तो, प्रधानमंत्री के द्वारा ही तो अपॉइंटेड है ये सारे, तो प्रधानमंत्री कैसे चुपचाप बच के निकल सकते हैं? वो एक हफ्ते से घूमते, जैसे होता है ना घर में होता है, एक सेकंड शिवकुमार जी, घर में होता है ना कि बच्चा कोई खुराफात कर दी, नुकसान हो गया, तो बच्चे घर से बाहर चुपचाप घूमते छिपते फिरते, कभी रूम में छिप जाएंगे, कभी बाहर निकल आएंगे नहीं घर देर तक। तो वो मोदी जी का हाल हो रहा है कि चोरी हो गई है तो आप भागे फिर रहे हैं। जी हाँ, प्लीज आप बोलिए। यही मैं आपसे पूछ रहा था, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री जी ने ध्वजारोहण किया, यानी सारे अच्छे काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए। और इन तीनों कामों में तीन ही लोग थे जो कैमरे में थे, प्रधानमंत्री जी, मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ। चौथी जो मूर्ति थी वो थी राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। इन चारों में से किसी ने भी, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि हम न्याय दिलवाएंगे 15 दिन में, वो 15 दिन गुजर चुके हैं, तीन ने अभी भी मुंह नहीं खोला है। और मोहन भागवत से तो चलिए, प्रधानमंत्री से तो मीडिया मिल ही नहीं सकती। मोहन भागवत से जब पूछा तो वो कहने लगे राम राम बोलो। भैया राम का सब लूट लिया, अब क्या राम राम बोले, कब तक राम राम बोले? राम नाम जपना पर आया माल अपना, ये हाल कर रखा है इन्होंने। मोहन भागवत जी या प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जब से राम मंदिर का मुद्दा आया 6 तारीख से, लगभग 12 दिन तो विदेश में कट गए। और विदेश जाके मंदिर जा रहे हो, यहां के मंदिर पे नहीं बोलोगे, यहां के मुसलमान को खूंटा ठोकोगे, बाहर के मुसलमान से गले मिलोगे, उससे कहोगे भैया कोई पुरस्कार तुम्हारे यहां बनता हो तो किसी मिस्त्री से बात कर लो, छपवा लो, कुछ हमें भी दे दो। भाई इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? मुसलमान, मुस्लिम पुरस्कार आबादी है तो मुस्लिम कौन दे रहा देश है है? जी। मुस्लिम देश नहीं होगा, ऐसा नहीं है मैम, इतना गुनाह नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं आप? नहीं, मुस्लिम देश है, मतलब बिल्कुल। वहां हिंदू आबादी भी है, लेकिन 2% हिंदू आबादी है। और वहां पे देखिए, आप मंदिर में जा रहे हैं, वहां कोई हिंदू खतरे में नहीं है। आपने सुना कहीं वहां पे कोई हिंदू खतरे में है? और वहां पे कोई रोक रहा है मुसलमान, जो बहुसंख्यक मुसलमान हैं, उन्होंने कहीं पे अल्लाह अकबर का नारा लगाया या रोका मोदी का रास्ता? किसी ने भी रोका? मोदी जी को शर्म आनी चाहिए जो वहां पहुंचे हैं। और ये तो वो वाली बात होगी, घर आया नाग ना पूजे माप भी पूजने जाए। यहाँ पे मोदी जी के घर के बराबर में घर एक हवाई जहाज से उड़े और अयोध्या पहुंचे। वहां तो पहुंचे नहीं कि बताओ भाई क्या क्या हो रहा है, क्या बदमाशी चल रही है, मैं देखता हूँ। वो तो छोड़ के भाग गए और वहां पहुंचे हैं मुस्लिम आबादी वाले मंदिर में। उनसे कुछ सीख के आओ, जहां गए हो आप मंदिर में, आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, कि किस तरीके से बेखौफ होके आप चले गए। यहाँ जा सकता है कोई व्यक्ति इस तरीके से? वो उसके रास्ते में ही वहां बजरंग दल के लोग और दुनिया भर के लोग वहां नारेबाजी इतनी करेंगे कि उसको पहुंचने ही नहीं देंगे आप। लेकिन आपको क्या है कि विदेशों में जाके आपको पाखंड करना पड़ता है, वो पाखंड आप कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया के वो है जो प्रधानमंत्री हैं, वो आपकी तरह पाखंडी नहीं है। वो खुद ईसाई हैं वो खुद, और वो इनके साथ मंदिर गए। मोदी जी चले जाते हैं किसी के साथ इस तरीके से मस्जिद? नहीं जाते। उनको तो क्या हो रहा है कि वो क्या करते हैं कि बाहर जो चीज चल रही है वहां गांधी जी को सिर नवाने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे गांधी को गरिया के काम चलता है तो यहाँ वो कर लेते हैं, वहां बाहर जाके मुसलमानों के गले मिल लेते हैं तो वो काम कर लेते हैं। और अब यहाँ जाके उनको ये मुसलमानों को गरिया के काम चलता है तो वो ये कर लेते हैं। और एक नया और चलाया है मोदी जी ने कि भाई आजकल महिलाओं का नाच देखने का बड़ा शौक पैदा हो गया है मोदी जी को। बड़े शर्म की बात है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपके इस मुद्दे से इसका कनेक्शन नहीं है, जो आज आपने राम मंदिर के मुद्दे पे बात कर रही है, लेकिन आपने क्योंकि इंडोनेशिया की बात छेड़ दी है
तो मोदी जी आजकल विदेशों में जाते हैं और वहां एयरपोर्ट पे स्त्रियां नाच रही हैं और वो क्या कर रही हैं, भारत का डांस कर रही है। अरे भाई, स्त्रियां भारत में नहीं नाचती, और क्या देखने जा रहे हैं आप स्त्रियों का नाच? मुझे तो इस बात से ही सख्त आपत्ति है जो स्त्रियों को नचाया जाता है एयरपोर्ट पे। जो ये इस तरह के जो नाच होते हैं, आप वो एक ऑडिटोरियम में करने की चीज होती है कि लोग जाएं, जो जिनको जाके वो देखें वहां आप सड़क पे नचा रहे हैं, किनको नचाया जाता है? शिव कुमार जी, ब्याह बरातों में नचवाते हैं लोग इस तरह से, और क्यों नचवाते हैं और क्या होता है उसका मतलब? मैं तो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, हालांकि वो एक प्रोफेशन है, लेकिन आप उन प्रोफेशनल्स के पास तो नहीं जा रहे ना। आप तो वहां पे ये दिखाने, एक नया रिवाज निकाला इन्होंने नाच करवाने का लड़कियों से। ऐसे ही नाचने वाले जो वहां पहुंच जाते हैं नाचने के लिए, और इतनी संस्कृति की परवाह है आपको तो यहाँ करवाइए ना। यहाँ तो आपको कभी, हमने तो कभी नहीं देखा आपको कि कोई भरतनाट्यम देखने गए प्रधानमंत्री जी, या कथक नृत्य देखने गए प्रधानमंत्री जी। वहां आप जाके तालियां बजा रहे हैं, वहां बराबर में बैठी हुई उनकी स्पीकर है लोकसभा, उनकी लोकसभा की, उसे ताक रहे हैं आप। मतलब हो क्या रहेगा? नीतीश कुमार जैसा प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गया मोदी जी को? मुझे डाउट है शिव कुमार जी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्योंकि मैं इन चीजों को पकड़ लेती हूँ। मोदी जी के कुछ कुछ प्रॉब्लम बहुत बहुत ही इनिशियल स्टेज की शुरू हो गई है मोदी जी को, क्योंकि जब इनकी नीतीश कुमार की प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना, जब इन्होंने विधानसभा में वो मैं एक भाषण दिया था, मैंने तब भी कहा था और बहुत जोर शोर से कहा था, किसी ने मेरी बात को माना नहीं। मैंने कहा नीतीश कुमार जी को डिसऑर्डर हो गया है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई है इनको कुछ। और वो देखो, अब आप देख ही रहे हैं, ये मोदी जी की शुरुआत है, वो 8+2, अभी वहां ऑस्ट्रेलिया में बता रहे हैं 1+1। तो बताइए, होता है दिमाग में कुछ सनक सवार हो गई है एक बात की कि 1+, क्या जरूरत हो रही है आपको? अब प्रधानमंत्री है, ये 1+1 की बातें करेंगे? कोई आप कोई ऐसे थोड़ी छोटे बच्चे वो खेल रहे हैं, पहेली खेल रहे हैं या कुछ गेम खेल रहे हैं बच्चे। आप प्रधानमंत्री की तरह बात करिए। 8+2, 2+8 = H1B, मतलब कुछ मतलब हो रहा है इन बातों का। तो ये चीजें हैं, लेकिन आप अपने इसी मुद्दे पे आ जाते हैं। उन्होंने दो बातें और कही है इसमें, जो अखिलेश यादव का ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि इस्तीफा बच निकलने का रास्ता नहीं बनना चाहिए, कि आप बच के निकल गए जी, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा उसके अलावा इनकी जो भविष्य की गतिविधि है उन पे नजर रखी जाए और विदेश जाने से रोका जाए। इसमें बहुत संभावना है कि आधे से ज्यादा या जो जिनके हाथ काले होंगे इसमें, वो सब पता चला कि ये जो 1 महीने का टाइम है वो भाग गए विदेश सारे, और आप मलते रह जाइए हाथ। तो वो बिल्कुल उन्होंने जो जितनी भी उन्होंने इसमें जो मुद्दे उठाए हैं, वो बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। और क्योंकि एक्सपोज करना पड़ेगा इनको, पॉलिटिक्स है उनकी ये, तो उनकी पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से ही करना पड़ेगा। और अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही दिशा में और ये सही कदम उठाया है, और इसका अब क्या रिजल्ट आएगा, ये रंग लाएगा अभी आने वाले दिनों में। आप देखिएगा, ये मुहिम जोर पकड़ेगी, और उससे परेशानी में न केवल योगी जी पड़ेंगे, मोदी जी भी पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, जो धर्मगुरु है, उससे वो कहते हैं ना कि धर्मगुरु से लड़ना आसान नहीं है। आप पॉलिटिशियंस तो आपस में लड़ सकते हैं, अगर अखिलेश यादव अकेले हों तो पॉलिटिकली तो ये उनको बता देंगे, तू कौन, तेरा क्या लगा, तू क्या मंदिर गया था वहां जो तू बोल रहा है, गालियां देंगे दुनिया भर की। लेकिन नहीं साथ तो में अमित शाह गए मैडम, तो ये भी तो पूछना चाहिए इस देश को कि अमित शाह गए मंदिर? इस देश को ये भी तो पूछना चाहिए कि अमित शाह कहते हैं जैन है इसलिए नहीं गए। नहीं तो क्यों नहीं है? जैन नहीं है, ये भी फाइनल हो गया, जैन नहीं है वो। जैन समाज ने कह दिया कि वो जैन नहीं है, जैन समाज से नहीं आते हैं भाई। कहते तो ऐसा ही है। नहीं, आप ये बात मत कहिए। जैसे हम कोई मिश्रा मंत्री हो तो कहने लगे हम भी मिश्रा हैं, तो आप जैन हो तो कहने लगे अमित शाह गृह मंत्री हैं, ताकतवर हैं। ये बात मैं नहीं मानूंगा आपकी। मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। उन्होंने अपने बयान में खुद कहा ये बात कि मैं जैन नहीं हूँ, हिंदू वैष्णव हूँ। लेकिन हिंदू वैष्णव होने के नाते क्या उन्हें मंदिर जाना चाहिए था कि नहीं? नहीं, तो ये सवाल अखिलेश जी पूछे, क्योंकि देखिए अखिलेश जी ने, क्योंकि अब जब झंडा उठा ही लिया है तो बस पूरी तरह उठा ले फिर। नहीं, उन्होंने तो एक और चीज पूछ ली है। यही उन्होंने कहा है कि मुंह छिपाने के लिए दूसरी रास्ताएं क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो मुंह ही छिपाने की बातें हो रही है ना। और अभी क्या हो रहा है कि एसआईटी की जांच पूरी होने दीजिए। अब आप क्या समझ रहे हैं कि एसआईटी की जांच गोपनीय तरीके से हो रही होगी? सारा बताया जा रहा होगा, जो जितने भी ये अपराधी हैं सबको बताया जा रहा होगा कि भाई ये निकल के आ रहा है सामने, ये निकल के आ रहा है, अपना बचाव कर लो। और आपस में निष्कलंक
होने की क्लीन चिट देने का खेल बंद हो, ये उन्होंने कहा है। जो इसमें जो ट्वीट है, इसका जो अखिलेश का ट्वीट है शिव कुमार जी, इसका एक-एक पॉइंट अलग-अलग से डिस्कस करने लायक है। इसमें ऐसी बातें हैं जो विपक्ष की भविष्य की राजनीति को तय करेंगी, यूपी में खासकर, और हिंदुत्व की राजनीति का भविष्य भी तय करेंगी। अगर ये अखिलेश ये मुद्दा जो कुछ इन्होंने ट्वीट से लिखा है, ट्वीट में लिखा है, अगर ये अखिलेश सही मुद्दा सही तरीके से उठा ले जाते हैं, तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। और ये जो हिंदुत्व की राजनीति है, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। और ये कितनी कुशलतापूर्वक कर पाते हैं अखिलेश यादव, ये एक ध्यान देने वाली बात होगी। और लेकिन इसमें अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य का अगर उनका साथ मिल जाता है तो सोने में सुहागा होगा, ये लड़ाई किसी मुकाम पे पहुंच जाएगी। जी चलिए मैम, अब देखते हैं किस मुकाम पर पहुंचे। हमें भी उस मुकाम की बहुत प्रतीक्षा है। अब इस मुकाम को ठंडा होना चाहिए और राम भक्तों को ये सच पता चलना चाहिए कि चोरी किसने की। क्योंकि कृष्ण मोहन के जो नए बनाए गए महासचिव, उनके बक्से में बरामद की हुई धनराशि रखी थी। दैनिक जागरण ये सवाल पूछ रहा है कि ये भैया, वो धनराशि जो बक्से में रखी थी वो कम कैसे हो गई? उसमें से 1,30,00,000 कौन ले गया? बक्से में भी हो सकता है कोई चोर घुस गया हो, बक्से ने चुरा लियो। क्यों? चोरी होती है तो कई चीजें चुरा लेती हैं। कुत्ता खा जाता है, कई बार आपने देखा है, बकरी खा गई किसी की जंजीर, कुत्ता खा गया किसी का रुपया, तो बक्सा खा सकता है। बिहार में चूहे पी गए थे शराब, चूहे पी गए शराब। तो ऐसे में ये ख्याल रखना पड़ेगा कि एसआईटी विधिवत जांच बक्से की भी करे, बक्से के किसी ठीक मिस्त्री से मिले, उसके सारे यंत्र वंत्र खुलवाए, कहीं फंस गए हो सकते हैं रुपया। क्योंकि यही सब बता रहे थे 3.25 करोड़ बरामद हो गया तो 79 लाख कैसे बचा। और आम दर्शकों को भी ये पूछना चाहिए कि आखिर क्या सच है। और सवाल यह है कि दैनिक जागरण ही ये खुलासे क्यों कर रहा है? क्या दिल्ली और लखनऊ में सब कुछ ठीक नहीं है? ये भी हमें बताएं। मीनू जी, इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।